नया बैंक खोलने के लिए अब 1 के बजाय 1.5 साल का वक्त मिलेगा। रिजर्व बैंक ने नई बैंकों की गाइडलाइंस को और साफ किया। रिलायंस और ओएनजीसी के दबाव के सामने सेंसेक्स 150 पॉइंट फिसला, लेकिन नारायण मूर्ति के लौटने से इंफोसिस का शेयर 4% उछला। सोने की इंपोर्ट पर लगाम लगाने के लिए सरकार और कदम उठाने की तैयारी में। बैंकों को सोने के सिक्के बेचने से किया जा सकता है मना। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। फार्मा सेक्टर के बचाव में उतरी भारत सरकार, कहा देसी जेनेरिक कंपनियों पर साधा जा रहा है निशाना। अब राजनीतिक दलों को भी सबके सामने लाना होगा अपनी बही खाता। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने राष्ट्रीय दलों को आरटीआई के दायरे में डाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। नमस्कार, मैं हूं विपिन भट्ट। खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कुछ और हेडलाइंस। केरल से कर्नाटक की ओर बढ़ चला है मॉनसून, लेकिन विदेशी मौसम एजेंसियों को इस बार भारत में कम बारिश के आसार, लेकिन मौसम विभाग सामान्य बारिश के अनुमान पर कायम। पब्लिक शेयर होल्डिंग को कम से कम 25% करने की डेडलाइन आज हुई खत्म। नियम नहीं मानने वाले कंपनियों पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना संभव। प्रमोटर के शेयर भी हो सकते हैं फ्रीज। इसी हफ्ते महंगा हो सकता है यूरिया, सरकार प्राइसिंग पॉलिसी में करने जा रही है बदलाव। घटती बिक्री को थामने के लिए मारुति अब ले रही है ऑफर ऑफ डिस्काउंट का सहारा। स्विफ्ट डिजायर पर भी 20,000 रुपए का एक्सचेंज ऑफर देने को मजबूर। और मंदी के हालात में खर्च घटाने के लिए कंपनियां अपना रही है नए नए तरीके, बताएंगे इनकी डिटेल्स हमारी खास पेशकश। लाइसेंस मिलने के बाद अब बैंक खोलने के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा। रिजर्व बैंक ने नए बैंक की गाइडलाइंस पर आज सफाई जारी की है। इस सफाई में बैंक खोलने का वक्त 1 साल से बढ़ाकर 1.5 साल कर दिया गया है। और जो एनबीएफसी बैंक खोलना चाहती है, उन्हें अपना सारा कारोबार नई फाइनेंस होल्डिंग कंपनी में ट्रांसफर करना होगा। और डिटेल्स के लिए बात करते हैं हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या से। प्रदीप, ये बताइए कि बैंकिंग लाइसेंस के लिए आज जो गाइडलाइंस जारी किए हैं उनमें नया क्या है? देखिए, साफ तौर पे बहुत सारे जो सवाल उठाए गए थे उनके जवाब देने की कोशिश यहाँ पर आरबीआई की ओर से की जा रही है। जो खास तौर पे दिक्कत की बातें थी, 12 महीने का वक्त दिया गया था लाइसेंस मिलने के बाद कारोबार को शुरू करने के लिए, और वो कम लग रहा था, तो अब इसको बढ़ाकर 18 महीने कर दिया गया है, जो शायद अब लोग मान रहे हैं कि मुमकिन हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ऑफिस खोलने का मुद्दा दरअसल नहीं होता है। मामले यहाँ पर ये होते हैं कि आपको तमाम रूल्स और रेगुलेशंस और बहुत सारी कागजी कार्यवाही करनी पड़ती है। अगर आपके दूसरे बिजनेसेस है, वहाँ पे तमाम क्लैरिफिकेशंस लाने होते हैं। अलग अलग कई रेगुलेटर्स, कई सरकारी विभागों के साथ ही दरअसल मशक्कत करनी होती है। तो शायद आरबीआई ने इसको रियलाइज़ किया है, क्योंकि रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने सेबी से बात की, इरडा से बात की, दूसरे रेगुलेटर से भी जहां कहीं ज़रूरत थी उनसे बात की गई है। तो उस लिहाज से अब उनको लगता है कि 18 महीने का वक्त दे देना चाहिए, तो वो दे दिया गया है। दूसरे जो ज़्यादातर कंटेंशियस इश्यूज निकल कर आ रहे थे, वो उन मामलों में थे जहां पर कि एक एनबीएफसी है मिसाल के तौर पे, और अब उसको बैंक बनाना है। तो उनके पास ये दिक्कत होती कि अगर आपके पास 1000 करोड़ 5000 करोड़ कोई भी एक कारोबार है, एक एसेट बुक है, वो जैसे ही बैंक में जाएंगे तो आप उसके ऊपर उन 5000 करोड़ के ऊपर भी आपको सीआरआर रखना पड़ेगा, एसएलआर रखना पड़ेगा। तो सवा करोड़ के आसपास, यानी करीब 1250 करोड़ के आसपास आपको सरकारी बॉन्ड तुरंत खरीदने पड़ेंगे। वो कहाँ से आएंगे, उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तो अब लोग ये कह रहे थे कि आप हमें एक रोड मैप दीजिए कि आप कितने सालों में उसको अचीव करेंगे। आरबीआई ने फिलहाल कहा है कि उस बिजनेस को आप एक अलग एंटिटी में ट्रांसफर कर दीजिए। एक और जो मुद्दा था कि आरबीआई ने ये कहा था कि जो भी आपके फाइनेंशियल सर्विसेज के कारोबार हैं उनको एक कंपनी में रखिए। दिक्कत ये आ रही थी कि अगर आप किसी भी ग्रुप को देखिए, आप एडीएजी ग्रुप को देखिए, आप बजाज को देखिए, आप बिरलास को देखिए, जो कि इस दौड़ में हैं, अब उनके पास एक म्यूचुअल फंड है जिसको सेबी रेगुलेट करता है। उनके पास जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस अलग अलग कारोबार हैं जो कि इरडा रेगुलेट करता है, और इनके स्ट्रक्चर इस तरह के हैं कि आप उनको एक साथ नहीं ला सकते। तो वहाँ पर अब आरबीआई ने कह दिया है कि आप उन रेगुलेटर से बात कीजिए और उस हिसाब से एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कीजिए। तो लगता है कि अब जो एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए मुमकिन होगा कि वो अपने पूरी प्लानिंग कर पाए और उस हिसाब से फिर एक एप्लीकेशन दे पाएँ आरबीआई को। जी शुक्रिया प्रदीप इस जानकारी के लिए। इधर इंडिया बुल्स के ग्रुप ईडी अजीत मित्तल का कहना है कि आरबीआई की सफाई से काफी कंफ्यूजन दूर हुआ है। साथ ही लाइसेंस मिलने के बाद बैंक खोलने के जो 1.5 साल का जो वक्त दिया गया उससे काफी सहूलियत होगी।
आरबीआई ने इस चीज़ का बिल्कुल स्पष्टीकरण दिया है कि वो अभी से पहले से आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक बार इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल जाएगा तो आपके पास समय है। उन्होंने वो समय सीमा निर्धारित की है 18 मंथ्स, विच इज़ गुड इनफ। और पीडब्ल्यूसी की डायरेक्टर शिंजुनी कुमार का भी मानना है कि आरबीआई ने विस्तार से सभी मुद्दों को समझाया है ताकि बाद में किसी तरह का कोई विवाद पैदा ना हो। जो नॉन ऑपरेटिंग होल्डिंग कंपनी का स्ट्रक्चर है उसके अंदर अपनी कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, शेयर होल्डर्स हैं, कॉम्प्लेक्स ग्रुप्स हैं, तो उनकी वैल्यूएशंस हैं, तो उसकी वजह से क्लैरिफिकेशंस की ज़रूरत थी। और ये मुझे लगता है बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही एग्जॉस्टिव तरीके से बहुत सारे जवाब दिए गए हैं, तो ये हेल्प तो होना चाहिए। तो क्या आरबीआई की सफाई से इंडस्ट्री का सारा कंफ्यूजन दूर हो गया और नए बैंक को खुलने का रास्ता पूरी तरह से साफ है? रात 10 बजे इसी पर हमारी खास पेशकश, नए बैंकों का रास्ता साफ, देखना मत भूलिए। भारत सरकार को लगता है कि देसी दवा कंपनियों पर जानबूझकर निशाना साधा जा रहा है। कुछ वक्त पहले ही अमेरिका के ड्रग रेगुलेटर यूएस एफडीए ने रैनबैक्सी पर गलत जानकारी देने के लिए जुर्माना लगाया था। वॉकहार्ट के एक प्लांट में गड़बड़ी बताकर उसकी दवा भी जब्त कर ली गई थी। About allegations of Indian companies selling spurious medicines in Indian markets. I reject it completely. That we have the mechanism to take action. When it comes to US FDA, the largest number of FDA approvals for pharmaceutical companies for medicines after the US companies are with the Indian companies, and continue to be the case. So I'll not say that there is any target. इस खबर पर और विस्तार से बातचीत करते हैं अपने संवाददाता ऋतुपर्ण से। ऋतुपर्ण, वाणिज्य मंत्रालय का क्या कहना है? क्यों उसे ऐसा लगता है कि भारतीय कंपनियों को निशाना बनाया जा रहा है? पिछले हफ्ते ही यूएस एफडीए ने रैनबैक्सी पे फाइन लगाया था, ये कह के कि कंपनी ने काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन यूएस एफडीए को नहीं दिया था, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में इसी इंसिडेंट को काफ़ी उछाला गया, ये कह के कि भारत में जो भी दवाइयाँ बनती है वो स्प्यूरियस है, वो नकली है। और आज कॉमर्स मिनिस्ट्री ने एक क्लैरिफिकेशन निकाला इंडियन भारत के जो दवाई कंपनी है उनके सपोर्ट में, ये कह के कि ये जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं भारतीय दवाई कंपनियों के खिलाफ, इसमें कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट ज़रूर इन्वॉल्व है, और वो वही देश ऐसे रिपोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं जो इंडियन कंपनीज से कॉम्पीट नहीं कर सकते हैं दवाई के क्षेत्र में। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने ये भी एग्जाम्पल दिया है कि काफ़ी सारा यूएस एफडीए ने अप्रूवल्स भारतीय दवाई कंपनियों को दिया है। फॉर एग्जांपल अभी तक यूएस एफडीए ने 2275 ANDA अप्रूवल्स भारतीय दवाई कंपनियों को दिया है। इसके ऊपर भी अराउंड 550 ऐसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो यूएस एफडीए में रजिस्टर्ड है, और इनमें से अराउंड 323 कंपनीज को यूएस एफडीए से ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुकी है। सो हमें अभी ये देखना है कि कॉमर्स मिनिस्ट्री ने प्रेस नोट निकाल तो दिया है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या कॉमर्स मिनिस्टर आनंद शर्मा खुद ये इशू अपने वॉशिंगटन में जो उनके काउंटर पार्ट्स हैं उनसे क्या वो उनसे ये टेकअप करेंगे। शुक्रिया इस जानकारी के लिए। अब राजनीतिक दलों को भी अपने खर्च और आमदनी का पूरा हिसाब किताब देना होगा, क्योंकि अब उन पर भी सूचना का अधिकार कानून लागू होगा। आज CIC यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने यह फैसला लिया है। अभी तक राजनीतिक दल RTI एक्ट के दायरे से बाहर थे। इसके पीछे तर्क था कि राजनीतिक दल गैर सरकारी संस्थाएं हैं, ऐसे में इन्हें राइट टू इंफॉर्मेशन कानून के तहत नहीं रखा जाना चाहिए। उनका मानना था कि बिल्डिंग और कुछ सुविधाएं देने के बदले में उन्हें पब्लिक संस्था का दायरा नहीं दिया जा सकता। आज के आदेश के बाद लेकिन राजनीतिक दलों की फंडिंग में ज्यादा पारदर्शिता आएगी। इस आदेश के बाद अब राजनीतिक दलों के फंडिंग से लेकर सारी गतिविधियों की जानकारी हासिल की जा सकती है। लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रशांत भूषण का कहना है कि RTI एक्ट के तहत आने के बाद काले धन का पता भी नहीं लगेगा। नहीं, काला धन तो नहीं पता लगेगा, क्योंकि वो तो अपने अकाउंट्स में पॉलिटिकल पार्टीज दिखाती ही नहीं है। ये तो RTI एक्ट के तहत आने का मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज अपना जो भी रिकॉर्ड रखती हैं वो जनता मान सकती है, या जो रिकॉर्ड उनको रखना चाहिए। अब तो काला धन तो ऐसी चीज है जो कि उसका वो रिकॉर्ड रखते ही नहीं। वो ठीक है कि वो
गैर कानूनी है, लेकिन गैर कानूनी काम वो बहुत सारे करते हैं और इसी वजह से वो काले धन का अकाउंट नहीं रखते, तो वो तो नहीं पता लगेगा। लेकिन और बहुत सारी चीजें जो ऑफिशियल उनके अकाउंट्स हैं, कम से कम वो पता लगेंगे लोगों को। अभी तो उसके लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है वो सब निकलवाने के लिए। उसके अलावा और भी कैसे वो ऑफिस बेयरर्स को बदलते हैं, कब बदलते हैं, ये सब पता लगेगा। तो इसलिए बहुत अहम फैसला है। और अब इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीएनबीसी आवाज के संपादक संजय पुगलिया। संजय जी, आपके हिसाब से सीआईसी का ये फैसला कितना अहम है? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर सत्यानंद मिश्र को और उनकी पूरी बेंच को हमको सलाम करना चाहिए। उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला दिया है ये, जिसमें कहा जा रहा है कि जो 6 कम से कम राष्ट्रीय पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय संपदा का किसी न किसी रूप में इस्तेमाल करती हैं, इसलिए जवाबदेह हैं कि सूचना के अधिकार के तहत उनसे अगर सवाल पूछे जाएं तो 4 हफ्ते के अंदर अब इन पार्टियों को जवाब देना पड़ेगा। जब हम ये कहते हैं कि देश में लोकतंत्र में बड़ी कमजोरियां हैं, तो ये हमको मान करके चलना चाहिए कि पार्टियों में जब तक लोकतंत्र अंदरूनी तौर पर नहीं स्थापित होगा, जब तक उनमें पारदर्शिता नहीं आएगी, तब तक ये भ्रष्टाचार पर, लोकतंत्र को मजबूत बनाने पर जो भी बहस की जाएगी वो बेमानी है। पार्टियां दरअसल इस देश में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसका एक प्रकार का बड़ा कम्युनिकेशन चैनल है, क्योंकि 50,000 करोड़ रुपए का चुनाव हर साल इस देश में होता है और इसमें से ज़्यादातर रकम काले धन में होती है। इन पैसों का कोई हिसाब किताब नहीं होता। इन पार्टियों को अकाउंटेबल बनाया गया, इन पार्टियों को पब्लिक स्क्रूटनी में बड़े पैमाने पर लाया गया, तो ही जब तक पार्टियों में अंदरूनी लोकतंत्र बहाल करने का सिलसिला पूरा नहीं होगा, तब तक अगर हम सोचते हैं कि यहाँ पर लोकतंत्र मजबूत हो और जनता के प्रति जवाबदेही बने, वो नहीं हो पाएगा। जी, शुक्रिया संजय जी। एक ब्रेक लेंगे इस वक्त। आगे शेयर बाजार में कमजोरी जारी। मूर्ति के लौटने पर इन्फोसिस का शेयर 4% चढ़ा। और मूर्ति की वापसी से क्या इन्फोसिस पर भरोसा लौटेगा? देखिए कंपनी के पूर्व सीएफओ मोहनदास पै की राय। आगे बात करेंगे बाजार की। शुक्रवार की तेज गिरावट के बाद छुट्टी के 2 दिन बाद भी बाजार उभर नहीं पाया। विदेशी बाजारों से खराब संकेत आए और आज भी दिग्गजों की पिटाई होती दिखी, जिसके बाद सेंसेक्स निफ्टी आज 0.25% नीचे फिसल गए। हालांकि मिड कैप शेयर आज अपना संतुलन बनाए रखने में एक हद तक कामयाब हुए और उन्हें मामूली गिरावट ही देखने को मिली। बाजार में आज के कारोबार की डिटेल दे रहे हैं अनिल मुखर्जी। बाजार पे प्रेशर लगातार बना हुआ है। शुक्रवार की जो गिरावट थी वो आज थमी नहीं और आज भी हमने काफी ज्यादा प्रेशर देखा। की लेवल से निफ्टी के लिए 5,950 के और उसके नीचे निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया। तो 2 दिनों में 200 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट निफ्टी में देखने को मिली है। सेंसेक्स में भी आज हमने करीब 150 पॉइंट की गिरावट देखी। मार्केट ब्रेथ नेगेटिव थी, गिरने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा थी बढ़ने वाले शेयरों के मुकाबले। प्रेशर कहां से आया? ऑटो स्टॉक्स नतीजे काफी खराब आ रहे हैं। मई के जो आंकड़े आए सेल्स के बहुत ही खराब हैं और उस वजह से इन सारी स्टॉक्स में काफी ज्यादा मार पड़ती हुई नजर आई। 2 व्हीलर्स में खासकर बजाज ऑटो, हीरो मोटो में कमजोरी थी। 4 व्हीलर्स में मारुति में हम देख रहे हैं काफी डी ग्रोथ हो रही है। 40% की उनकी कोर जो गाड़ियां बेचते हैं, डिजायर, स्विफ्ट, इन सब में हमने काफी ज्यादा प्रेशर आते हुए देखा। इसके अलावा आप देखेंगे टाटा मोटर्स में भी फिलहाल प्रेशर था। तो ये ऑटो स्टॉक्स हैं जो आज काफी प्रेशर बना रहे थे। ऑयल एंड गैस अगर आप देखेंगे, ONGC ले लीजिए, रिलायंस इंडस्ट्री ले लीजिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनी में BPCL ले लीजिए, इन्होंने भी आज बाजार पर दबाव बनाया। फार्मा जिसको हम डिफेंसिव मानते हैं, वहां पर भी कुछ खबरें अच्छी नहीं है, तो उसका अब भी अनवाइंडिंग जारी है। रनबैक्सी ने की लेवल्स तोड़े थे 400 के, उसके बाद से लगातार कमजोरी है। सन फार्मा भी आज वीक होता हुआ नजर आया। मदद या स्टार आज का इन्फोसिस था। अगर आप देखेंगे नारायण मूर्ति की वापसी ने बाजार ने उसको थम्स अप दिया और इन्फोसिस निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल था 4% ऊपर। अगर इन्फोसिस ऊपर नहीं होता 4% तो शायद बाजार और नीचे जाता। तो बाजार की गिरावट को भी रोकने में आज इन्फोसिस का बड़ा हाथ था। इसके अलावा RBI की जो नई गाइडलाइंस फिलहाल आई हैं, जो नई नोटिफिकेशन आई हैं, जो कुछ प्रश्न पूछे गए तो उसके जवाब आए, तो उस वजह से एक मिक्स्ड रिएक्शन था। ये बाजार बंद होते होते एक खबर आई तो इसलिए कई सारे जो दावेदार हैं उनमें हमने रिएक्शन नहीं देखा, लेकिन फिर भी जेएम फाइनेंशियल का स्टॉक 2% ऊपर था। बजाज फिनसर्व में भी थोड़ी सी खरीदारी फिलहाल देखने को मिली। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो स्टॉक्स बजिंग स्टॉक्स में क्रिसिल शामिल था। यहां पर प्रोमोटर्स ने बायबैक, प्रोमोटर्स ने ओपन ऑफर लाने की बात की है। शुक्रवार की क्लोजिंग प्राइस से करीब 30% ऊपर, तो आज स्टॉक 20% ऊपर चला गया। लेकिन काफी हद तक इसमें ऑलरेडी रनअप हो चुका है, ऑलरेडी अच्छी रैली आ चुकी है। थोड़े इलिक्विड काउंटर है, ज्यादा वॉल्यूम नहीं होते, इसमें आज काफी अच्छी मजबूती देखने को मिली। दूसरी तरफ सुजलॉन, लैंडको, ये ट्रेडिंग स्टॉक्स हैं, ट्रेड फेवरेट स्टॉक्स हैं, इनमें आज काफी प्रेशर देखने को मिला।
और इन्फोसिस में आज करीब 4% की तेजी रही। इस तेजी की वजह है नारायण मूर्ति की वापसी। इन्फोसिस में नारायण मूर्ति एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पर वापस आ गए हैं। इन्फोसिस के पूर्व सीएफओ मोहनदास पै के मुताबिक मूर्ति के वापस आने के बाद कंपनी पर भरोसा जमेगा और बिक्री के मोर्चे पर एक्शन बढ़ेगा। मूर्ति साहब के वापस आने से कंपनी में फोकस आएगा, सब लोग एक ही साथ काम करेंगे और सेल्स पर फोकस होगा, क्योंकि मूर्ति का कहना है कि सेल्स सबसे बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट है और सेल्स पर फोकस करनी है। वो अभी आ गया है, इसलिए मैं समझता हूँ कंपनी आगे बढ़ेगा। कंपनी कैसे ग्रो करेगी? कंपनी जैसे ग्रो करेगी कि दूसरे कंपनी इतने, जिसने किसी ने कहा कि कंपनी बड़ा हो गया है, हाँ बड़ा कंपनी को 25-30% होने का संभव नहीं, बहुत मुश्किल है। तो मैं समझता हूँ कि अच्छे ग्रोथ रेट होगी, इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ रेट होगी, और जो इन्फी का पहले कैपेसिटी था वो हम देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर एक नजर डालेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर। शुरुआत करते हैं अमेरिका के साथ, देख लेते हैं। आज आप देख सकते हैं कि यहाँ डाउ जोन्स में फ्लैट टू पॉजिटिव जैसा मूवमेंट है। नैस्डैक और S&P लाल रंग में, नैस्डैक में गिरावट ज्यादा है। यहाँ पर एक तरफ आर्थिक आंकड़े जो आए थे इकोनॉमी को लेकर उसमें थोड़ी निराशा थी, लेकिन दूसरी तरफ बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम अभी फेड का जारी है, वहां से कुछ सपोर्ट मिलते हुए। लेकिन आप देख सकते हैं कि यूरोपीय बाजार में आज अच्छा खासा दबाव रहा, करीब 1% से 0.25% के आसपास की गिरावट यहाँ पर सभी इंडेक्स में देखने को मिल रही है। वहां से भी अमेरिकी बाजारों पर दबाव बनता हुआ। क्रूड में अगर आज नजर डालें 1.5% नाइमेक्स पर आप तेजी देख रहे हैं, यहाँ पर उसी का असर आप ब्रेंट क्रूड के ऊपर भी देख रहे हैं। लगभग 1.5% की तेजी यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर सोने की बात करें तो आज यहाँ पर भी तेजी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट पे दबाव था तो यहाँ वो तेजी दिखती हुई 1.5% से आसपास की तेजी यहाँ पर गोल्ड में, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट और देसी मार्केट दोनों जगह। वही हाल सिल्वर का है, यहाँ पर और ज्यादा तेजी करीब 2.5% के आसपास अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, और देसी बाजार में भी करीब 2 पॉइंट की तेजी दिखते हुए सिल्वर पर। और आज निजी कंपनियों में प्रमोटर होल्डिंग घटने की डेडलाइन खत्म हो गई है। आज 9 कंपनियों के OFS खुले थे, जिसमें से केवल टाटा कम्युनिकेशंस, रामा फॉस्फेट, मराठवाड़ा रिफैक्ट्रीज के OFS ओवर सब्सक्राइब हो गए, जबकि BGR एनर्जी, ओमैक्स, SR पोर्ट्स पूरी तरह नहीं भर पाए। SR पोर्ट्स 75% भरा, BGR एनर्जी 50% और ओमैक्स सिर्फ 25% भरा है। असल में सेबी के नियमों के मुताबिक प्राइवेट कंपनियों में पब्लिक होल्डिंग कम से कम 25% होनी चाहिए। सेबी की इन्हीं शर्तों को पूरा करने के लिए कई कंपनियों के OFS आ चुके हैं, लेकिन अब भी कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने OFS या किसी और तरीके से पब्लिक होल्डिंग बढ़ाने के लिए पहल नहीं की है। ऐसी कंपनियों के खिलाफ सेबी कड़ी कार्रवाई कर सकती है। हमारे सहयोगी नीरज वाजपेयी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है, अगर वो सेबी के नियमों के मुताबिक पब्लिक होल्डिंग की शर्तें पूरी नहीं कर पाती हैं तो क्या कार्रवाई उन पर हो सकती है? बेहद सख्त कार्रवाई होगी, और सेबी ने साफ हमसे कहा है कि हम डेडलाइन बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे, और जो इसको पूरा नहीं करते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और वो कार्रवाई किस शक्ल में हो सकती है वो मैं आपको बता दूं कि एक तो सबसे पहले ये कि जो कंपनियां ऐसा नहीं करेंगी उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा, और ये जुर्माना 25 करोड़ रुपए तक हो सकता है। तो ये काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन होगा सेबी की तरफ से। अगर आपने अपनी प्रमोटर होल्डिंग कम नहीं की और पब्लिक शेयर होल्डिंग नहीं बढ़ाई है तो पहला कारण होगा कि 25 करोड़ रुपए तक का, अप टू मैक्सिमम 25 करोड़ रुपए तक का आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है। दूसरा जो कदम उठाया जाएगा वो ये है कि प्रमोटर होल्डिंग जो होगी उसको फ्रीज कर दिया जाएगा, यानी प्रमोटर अपनी शेयर होल्डिंग को बेच नहीं सकते, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती है। तो एक बहुत ही सख्त कदम ये भी होगा, और इसी के साथ ये होगा कि प्रमोटर के जो वोटिंग राइट्स हैं उसमें भी रोक लगा दी जाए कि फर्दर ये किसी भी जो रेजोल्यूशंस पास होते हैं उसमें ये रोक लगाए। तो ये जो 2 उपाय बताए हमने आपको, ये काफ़ी कड़े माने जाते हैं कंपनी फंक्शनिंग के लिए, इसमें एक दिक्कत आ सकती है। जो तीसरा जो सबसे सख्त एक्शन माना जाएगा, जो लिस्टिंग एग्रीमेंट का उल्लंघन माना जाएगा, वो ये है कि अगर कंपनी इसको पूरा नहीं करती तो डीलिस्ट हो सकती है। जो लिस्टिंग एग्रीमेंट होता है एक्सचेंज के साथ, उसमें ये लिखा होता है कि कंपनी अगर कोई वायलेट करती है तो मैक्सिमम इस पनिशमेंट तक जा सकते हैं कि उनकी कंपनी को डिलिस्ट कर सकते हैं। तो एक तीसरा ऑप्शन सेबी के पास ये भी होगा कि वो इस बात के लिए भी फोर्स करे एक्सचेंजेस को कि कंपनी डिलिस्ट कर दे, क्योंकि वो लिस्टिंग एग्रीमेंट के रूल्स के मुताबिक नहीं चल रही। तो ये जो 3 ऑप्शन है, 25 करोड़ का जुर्माना, प्रमोटर होल्डिंग फ्रीज करना और वोटिंग राइट को रोकना, और तीसरा अंतिम हद होगी कि डीलिस्ट करा दिया जाए कंपनी को। ये 3 सख्त कदम सेबी के पास ऑप्शन है। और 4 साल में सबसे कम हुई मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब टॉप एग्जीक्यूटिव्स की सैलरी पर रखेगा नजर। देखते हैं कारोबार जगत की कुछ और ऐसी खबरें सिर्फ 2 मिनट में।
4 साल में पहली बार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ करीब ठहर गई है। अप्रैल में HSBC PMI 51 से घटकर 50.1 हो गई। 50 पॉइंट से नीचे जाने पर इसे नेगेटिव ग्रोथ माना जाता है। डिमांड में कमी और बिजली की दिक्कत की वजह से मैन्युफैक्चरिंग में कमी आई है। उधर चीन का PMI तो 49.2% पर चला गया है। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने SBI और ICICI समेत कुल 11 बैंकों की डेट रेटिंग को अंडर वॉच कैटेगरी में डाल दिया है। हालांकि मूडीज ने ये अपने तरीके में बदलाव के चलते किया है। मूडीज ने जिन और बैंकों को निगरानी में रखा है उनमें एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक भी शामिल है। मूडीज ने साफ किया है कि इन बैंक के फंडामेंटल्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बड़ी कंपनियों के टॉप एग्जीक्यूटिव की सैलरी स्लिप की पड़ताल करेगा। डिपार्टमेंट इस बात की जांच करेगा उनके सैलरी स्ट्रक्चर में पर्क्स के नाम पर टैक्स से बचने की कोशिश तो नहीं हुई है। डिपार्टमेंट ने पिछले साल कुल टैक्स का 41% हिस्सा TDS से हासिल किया है। डॉक्टर रेड्डी और फूजी फिल्म ने जेनरिक दवाओं का प्रस्तावित जॉइंट वेंचर रद्द कर दिया है। दोनों कंपनियों ने जापानी बाजार के लिए ये जॉइंट वेंचर किया था। डॉक्टर रेड्डीज का कहना है कि इस जॉइंट वेंचर के रद्द होने से जापान के लिए उसकी योजना पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बजाज ऑटो की मोटरसाइकिल बिक्री 5.5% घट गई है। कंपनी ने पिछले महीने करीब 3,05,000 मोटरसाइकिल बेची। कंपनी का एक्सपोर्ट भी 14% घटा है। हालांकि कंपनी की कमर्शियल गाड़ियों की बिक्री 14% बढ़ गई है। पूरा ऑटो सेक्टर मंदी में चला गया है, लेकिन ऐसे वक्त पर ट्रैक्टर ने रफ्तार पकड़ ली है। मई महीने में महिंद्रा एंड महिंद्रा की ट्रैक्टर बिक्री 24% बढ़ गई है। मॉनसून अच्छा रहा तो ये बिक्री और बढ़ने के आसार हैं। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो को 28 एयरबस A320 विमान खरीदने की इजाजत मिल गई है। कंपनी इसमें से 16 इसी साल खरीदेगी, जबकि बाकी 12 अगले साल आएंगे। इंडिगो के पास फिलहाल 66 विमान हैं। और कड़े नियमों के बावजूद सोने की इंपोर्ट में 150% की बढ़त। अब क्या करेगी सरकार? और मॉनसून को लेकर भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों में क्यों है मतभेद, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। वित्त मंत्रालय गोल्ड इंपोर्ट को लेकर जल्द ही और सख्ती करने वाला है। गोल्ड इंपोर्ट घटाने के नए कदमों के तहत बैंकों पर सोने के सिक्के बेचने की रोक लग सकती है और साथ ही गोल्ड इंपोर्ट पॉलिसी की समीक्षा भी की जा सकती है। इस खबर की और डिटेल्स के साथ जुड़े हैं आवाज के दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, गोल्ड इंपोर्ट को लेकर वित्त मंत्रालय और क्या-क्या सख्त फैसले ले सकता है? देखिए, सरकार अब सोने के इंपोर्ट पे जो कदम उठाने जा रही है वो कदम काफ़ी कड़े होंगे। सरकार के निशाने पे सबसे पहले वो कंपनियां होंगी जो सरकार के अधिकार क्षेत्र में सीधे तौर पे आती हैं। मिसाल के तौर पे जो सरकारी बैंक हैं या फिर सरकारी एजेंसी MMTC एजेंसी जो सोने का इंपोर्ट करती है। यहाँ पे एक संभावना इस बात को लेकर है, एक विकल्प है कि बैंकों को ये कहा जा सकता है कि वो सोने के सिक्के की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दें या फिर सीमित मात्रा में सोने के सिक्के की बिक्री करें। जो MMTC सरकारी एजेंसी है जो गोल्ड का इंपोर्ट करती है उसको कहा जा सकता है कि एक तय मात्रा से ज्यादा गोल्ड का इंपोर्ट एक कंसाइनमेंट में ना करें। इस मुद्दे पर वाणिज्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच पिछले हफ्ते 3 से 4 दौर की बैठकें हो चुकी हैं और जल्द ही इस बारे में औपचारिक फैसला लिया जा सकता है। एक तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि सरकार अभी जो गोल्ड इंपोर्ट करती है, सरकार सभी को एजेंसी को एक ऑथराइज्ड करती है कि किस एजेंसी को गोल्ड इंपोर्ट करना है। यहाँ पे सरकार एक क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, यानी किस एजेंसी को एक समय में इससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करना होगा, तो यहाँ पे मात्रात्मक प्रतिबंध लगाने का फैसला भी सरकार ले सकती है। एक जो आसान रास्ता है वो है गोल्ड इंपोर्ट पर ड्यूटी फिर से बढ़ाना। हालांकि अब तक ड्यूटी बढ़ाने का बहुत अच्छा नतीजा नहीं निकला है, तो हो सकता है कि सरकार ये फैसला ना ले, लेकिन इन बाकी विकल्पों पर सरकार जल्द ही अंतिम फैसला ले सकती है और ये फैसला आप अगले 1 से 2 दिन में देख सकते हैं। जी लक्ष्मण, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। सरकार इसी हफ्ते यूरिया के दाम भी बढ़ाने का फैसला ले सकती है। यूरिया बनाने की लागत में हुई बढ़ोतरी की वजह से सरकार यूरिया के दाम बढ़ाने पर विचार कर रही है। CNBC आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार इसके लिए न्यू प्राइसिंग स्कीम में फेरबदल कर सकती है। इसके लिए 5 जून को मंत्रियों के समूह की बैठक होने वाली है। बढ़ोतरी लागत और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के मुताबिक होगी। यूरिया के लिए प्राइसिंग स्कीम 3 में बदलाव 3 साल के लिए लागू किया जाएगा। इस सीजन के पहले 2 दिनों में सामान्य के करीब 20% ज्यादा बारिश हुई है। मानसून की चाल को देखकर मौसम विभाग का भरोसा बढ़ा है, लेकिन कुछ विदेशी एजेंसियों ने इस साल सामान्य से कम बारिश होने की भी आशंका जताई है।
इस साल बरसात की शुरुआत बेहद शानदार हुई है। तय समय से पहले केरल तट पर दस्तक देने के बाद पूरे दक्षिण भारत में मानसून को आगे बढ़ने के लिए बेहद अनुकूल माहौल बना हुआ है। मानसून विभाग के मुताबिक शनिवार को केरल पहुंचने के बाद मानसून तमिलनाडु और कर्नाटक की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अगले 48 घंटे में आंध्र प्रदेश और अगले 3 दिनों में इसके गोवा और महाराष्ट्र तक पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि कुछ विदेशी एजेंसियों ने मानसून को लेकर आशंका जताई है। जापानी रिसर्च एजेंसी के मुताबिक भारत में इस साल सामान्य से कम बारिश होगी। वहीं ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी को भी आगे मानसून के कमजोर पड़ने की आशंका है, लेकिन देसी एजेंसियां इससे इत्तेफाक नहीं रखती। प्रोग्रेस है मानसून की सेटिस्फैक्ट्री है। उसके बाद सेंट्रल इंडिया और ईस्ट इंडिया में मानसून टाइम पर पहुंचेगा। थोड़ा सा डिले हो सकता है कि वो नॉर्थ इंडिया में आते आते यानी कि दिल्ली और हरियाणा पंजाब थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन जो ओवरऑल एवरेज जो रेनफॉल होगी वो नॉर्मल के आसपास ही बनी रहेगी। स्काईमेट और भारतीय मौसम विभाग की उम्मीद भरोसा जगाती है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का अनुमान ज्यादा सटीक रहा था। नीरज राय, मुंबई। और क्या चीयरलीडर्स और पार्टीज होंगे बंद? आईपीएल को साफ करने के लिए बीसीसीआई का क्या है नया फॉर्मूला? हितों के टकराव के आरोपों पर धोनी ने दी सफाई, कहा रीति स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से हिस्सेदारी नहीं है। नया बैंक खोलने के लिए अब 1 के बजाय 1.5 साल का वक्त मिलेगा। रिजर्व बैंक ने नए बैंकों की गाइडलाइंस को और सख्त किया। रिलायंस और ओएनजीसी के दबाव के सामने सेंसेक्स 150 पॉइंट फिसला, लेकिन नारायण मूर्ति के लौटने से इन्फोसिस का शेयर 4% उछला। सोने के इंपोर्ट पर लगाम लगाने के लिए सरकार और कदम उठाने की तैयारी में। बैंकों को सोने के सिक्के बेचने से किया जा सकता है मना। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। फार्मा सेक्टर के बचाव में उतरी भारत सरकार, कहा देसी जेनेरिक कंपनियों पर साधा जा रहा है निशाना। अब राजनीतिक दलों को भी सबके सामने लाना होगा अपना बही खाता। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने राष्ट्रीय दलों को आरटीआई के दायरे में डाला। एन श्रीनिवासन की जगह बीसीसीआई का कामकाज संभाल रहे जगमोहन डालमिया ने कुछ दबी जुबान में आईपीएल में बदलाव की बातें कही हैं। उन्होंने रिपोर्टर से बातचीत के दौरान ये माना कि आईपीएल में कुछ बदलाव की जरूरत हो सकती है, जैसे मैच के बाद की पार्टियों पर रोक लगाई जा सकती है। हालांकि कुछ भी साफ साफ कहने से वो कतरा रहे थे। It is too early to say this, and that is a part of the rules so far. If at all anything is needed, that needs the change, and therefore today to talk about it is too early. Sir, don't you think BCCI should ban all this IPL after-match parties? One of the possibilities could be that, but today to say that this is the possibility, I don't have such a strong medicine that you give it and you get the result. रेलवे भर्ती रिश्वत कांड में पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल पर जल्द चल सकता है सीबीआई का शिकंजा। इसके साथ ही बीजेपी में चल रहा है जूनियर सीनियर का खेल। देखिए आज की अहम खबरें फटाफट। रीति स्पोर्ट्स मैनेजमेंट ने इन रिपोर्ट्स को खारिज किया है कि एमएस धोनी की कंपनी में 15% हिस्सेदारी है। एक बयान में रीति ने कहा है कि धोनी के पास फिलहाल कंपनी में कोई हिस्सा नहीं है। कंपनी ने माना है कि उसने 22 मार्च को धोनी को 1.5 लाख शेयर ट्रांसफर किए थे, जो धोनी को एक कर्ज के एवज में दिए गए थे। ये कर्ज अप्रैल में चुका दिया गया था और धोनी ने शेयर 26 अप्रैल को कंपनी को वापस कर दिए थे। बीसीसीआई के पूर्व सचिव संजय जगदाले आज दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से मिले। उन्होंने राजस्थान रॉयल और स्पॉट फिक्सिंग के आरोपी श्रीसंत, अजीत चंडीला और अंकित चौहान के करार में बीसीसीआई के रोल के बारे में चर्चा की। पुलिस जानना चाहती है कि बीसीसीआई राजस्थान रॉयल्स और क्रिकेटरों के बीच त्रिपक्षीय समझौते का रेवेन्यू मॉडल क्या है। महाराष्ट्र सरकार ने दिल्ली की प्रीति राठी की मौत की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर तेजाब से हुए हमले में बुरी तरह घायल प्रीति की मौत एक अस्पताल में हो गई थी। ये अभी पता नहीं लग पाया है कि उस पर ये हमला किसने किया था। प्रीति के परिवार वाले उसकी मौत की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नरेंद्र मोदी और रमन सिंह को अपना सीनियर बताया है। चौहान ने कहा है कि वो मोदी और रमन सिंह के मुकाबले में कहीं नहीं है। शनिवार को बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करते हुए कहा था कि उन्होंने एक बीमारू राज्य मध्य प्रदेश में विकास के काम किए हैं, जबकि नरेंद्र मोदी ने तो पहले से विकसित राज्य गुजरात में विकास के काम किए हैं। राजनीतिक गलियारों में इस बयान को नरेंद्र मोदी की अप्रत्यक्ष आलोचना के तौर पर देखा जा रहा है। रेलवे घूसकांड में सीबीआई पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल को इस हफ्ते समन जारी कर सकती है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक पवन बंसल को उनके भांजे विजय सिंगला के कार्यकलापों की जानकारी थी, क्योंकि रेलवे बोर्ड में मेंबर लेवल की पोस्टिंग को सिर्फ रेल मंत्री की तरफ से ही हरी झंडी दी गई थी। देश का सबसे बड़ा ट्रैवल अवार्ड्स एक बार फिर आ रहा है। सीएनबीसी आवाज जल्द ही ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़े सभी बड़े लोगों और कंपनियों को सम्मानित करेगा जिन्होंने इंडस्ट्री की तरक्की में अपना योगदान दिया है। इस मौके पर सीएनबीसी आवाज आपसे भी जानना चाहता है कि आपके हिसाब से इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए किसने सबसे ज्यादा योगदान किया है। हमारा सवाल है, टूरिज्म के लिहाज से देश का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए जयपुर, बी दिल्ली, सी उदयपुर और डी कोच्चि। आपको हमें करना है एक एसएमएस और बतानी है अपनी पसंद। अपने सेल फोन के मैसेज बॉक्स में जाइए, लिखिए TRA7 एक और स्पेस छोड़कर लिखिए ABC या D और भेज दीजिए एसएमएस हमें 51818 पर। आप इस सवाल का जवाब देने के लिए www.travelawards और moneycontrol.com पर लॉगिन भी कर सकते हैं। और मुश्किल दौर में सब अपना घर के बजट पर नियंत्रण करते हैं। अब कंपनियां भी कर रही हैं खर्चा कम। देखिए हमारी खास रिपोर्ट इस ब्रेक के बाद। मुश्किल हालात से निपटने के लिए कंपनियां कैसे अपना रही हैं अनोखा तरीका? बुरे दौर में भी ग्रोथ रफ्तार बनाए रखने के लिए क्या है उनकी स्ट्रैटेजी? पेश है हमारी खास पेशकश खर्चा कम। हमारे साथ अवनीश रघुवंशी जुड़ चुके हैं। मिस्टर रघुवंशी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल, क्या आपने एक सब्सटैंशियल डिक्रीज देखा है इन टर्म्स ऑफ जो रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं कंपनियों की तरफ से आपके पास? डेफिनेटली लास्ट 15 मंथ से एक मार्क डिसेलरेशन है हायरिंग ट्रेंड्स में, और कंपनीज जो हैं वो डेफिनेटली स्लो डाउन कर रही हैं हायरिंग। वैसे लास्ट 2-3 महीने से देख रहे हैं थोड़ी सी स्टेबिलिटी है, पर अगर आप 15 मंथ 18 मंथ ट्रेंड देखें तो डेफिनेटली डिसेलरेशन है। कौन से ऐसे सेगमेंट्स हैं जहां पर, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा कमी आते हुए दिखाई दी है? तो फाइनेंशियल सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पर वो बहुत ही स्मॉल पॉकेट्स हैं, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो उतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं। पर वो सब सेक्टर्स में एक तो थोड़ी सी वीकनेस है, इंश्योरेंस सेक्टर में वीकनेस है थोड़ी बहुत, आईटी सेक्टर में हायरिंग ट्रेंड्स डेफिनेटली काफ़ी स्लो हैं। तो ये सब सेक्टर्स में टेलीकॉम में लास्ट 2 साल से थोड़ा सा स्लो डाउन है, और वो स्लो डाउन अभी भी परसिस्ट कर रहे हैं। तो आपका कहना ये है कि नई हायरिंग्स नहीं हो रही है, लेकिन अगर उनके पास एम्प्लॉयज़ हैं तो उनको कंटिन्यू करने के लिए अच्छे इंक्रीमेंट्स दिए गए हैं 10% से ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है, तो क्या जो कॉलेज से स्टूडेंट्स निकल रहे हैं उनको ज़्यादा मुश्किलें हो रही हैं? क्या न्यू हायरिंग ही ऐसा एरिया है जहाँ पर हम मुश्किल देख रहे हैं, या फिर कुछ एट्रिशन रेट्स भी बढ़े हैं? नहीं, एट्रिशन रेट्स तो लास्ट 1.5 साल से कम हैं, क्योंकि कंपनीज में लैटरल हायरिंग कम हो गई है, तो उस वजह से एट्रिशन रेट्स या जो चर्न लेवल्स जो कहते हैं वो डेफिनेटली डाउन है। और कैंपस हायरिंग के लिए इस साल आउटलुक थोड़ा सा ब्लीक नज़र आ रहा है, क्योंकि कंपनीज जो हैं वो स्पेशली जो आईटी कंपनीज जाती थी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में और लार्ज नंबर्स रिक्रूट करते थे, वो इस साल नहीं लग रहा है कि वो होने वाला है। और अक्रॉस द बोर्ड बाकी इंडस्ट्रीज में भी कैंपस हायरिंग विल बी वीक दिस ईयर।
इस बीच आपको बता देते हैं कि टाटा ग्रुप के नए चेयरमैन साइरस मिस्त्री के एजेंडे में, जैसा कि आपको पहले भी बताया, उन्होंने डेफिनेटली ये कहा है कि खर्चों और लागत में कटौती सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, उनकी बड़ी प्रायोरिटी है। उन्होंने कंपनियों के अधिकारियों से कह दिया है कि बिजनेस को विस्तार की जगह कंसोलिडेट करें, यानी कि जो वो ऑलरेडी बिजनेस चला रहे हैं उसका होल्ड बेटर करें, यानी खर्चों को कम करना ज़रूरी हो गया है यहाँ पर। और ऐसा ही मिस्टर रघुवंशी भी कह रहे हैं कि जो बिजनेस चल रहा है, जो कर्मचारी हैं उनके पास, उनको रिटेन करो। नए कर्मचारी लाने में थोड़ी हिचकिचाहट दिखा रही हैं कंपनियां। मिस्टर रघुवंशी, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस एंड गिविंग अस ऑल दोस डिटेल्स। तो ये थे इन्फो एज के चेयरमैन हमें बताते हुए कि जो ट्रेंड है वो क्लियरली अभी फिलहाल कोई अप ट्रेंड देखने को नहीं मिला है किसी भी सेक्टर में, लेकिन उन्हें लगता है अगले 2-3 महीने निकलने के बाद जो सेकेंड हाफ शुरू होगा वहां पर हम शायद कुछ अप ट्रेंड देखें। लेकिन आपको बता दें, मुश्किल हालात से निपटने का अनोखा तरीका अपना रही हैं कंपनियां कैसे कर रही हैं लागत और खर्चे कम, हर रोज बताएंगे आपको 12:40 पर। तो जुड़ना मत भूलिए हमारे साथ खर्चा कम में 12:40 पर। फ्यूचर ग्रुप अब अपने ब्रांड लोम्बार्ड की लोकप्रियता का फायदा उठाने के लिए इसका दायरा बढ़ा रहा है। अभी तक लोम्बार्ड ब्रांड के तहत रेडीमेड कपड़े मिलते थे, लेकिन अब कंपनी लोम्बार्ड ब्रांड के नाम से फैब्रिक भी बेचेगी। हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि फ्यूचर ग्रुप देश भर में लोम्बार्ड फैब्रिक को कल लॉन्च करने जा रहा है। रिटेल किंग किशोर बियानी अब एक नए सेगमेंट में कदम रखने जा रहे हैं, जहां उनका मुकाबला रेमंड और विमल जैसे ब्रांड से होगा और इन ब्रांड्स को टक्कर देगा बियानी का रेडीमेड गारमेंट के लिए मशहूर ब्रांड लोम्बार्ड। अब लोम्बार्ड ब्रांड के तहत रेडीमेड कलेक्शन के अलावा आप अपनी पसंद से सिलाई कराने के लिए कपड़े भी ले सकेंगे। इसके लिए कंपनी 2000 से भी ज्यादा कलर्स में लोम्बार्ड का टेक्सटाइल कलेक्शन लॉन्च करने जा रही है। इसमें आपको उम्दा क्वालिटी की इंपोर्टेड लिनन, कॉटन, प्योर वुल और पॉली वुल की वैरायटी मिलेगी। आजकल इंडिया में जो रेडीमेड की सेल है अबाउट 40% के करीब है, 60% फिर भी फैब्रिक में होती है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि रेडीमेड में 40% रहेगा, अपने 60% जिसको हम छोड़े हुए हैं उसको भी हम पकड़ने के लिए फैब्रिक को भी लेकर के आए। 60% सेल आज के दिन भी हिंदुस्तान में प्रीमियम कपड़े की रेडीमेड में है। लोम्बार्ड फैब्रिक कलेक्शन की प्राइस रेंज 400 रुपए प्रति मीटर से शुरू होकर 13,000 रुपए तक जाती है। आपके वार्डरोब को कंप्लीट लुक देने के लिए लोम्बार्ड ने डिज़ाइनर एक्सेसरीज भी लॉन्च किए हैं और इन एक्सेसरीज में कफलिंग्स इंक्लूड हैं, डिज़ाइनर वॉलेट्स इंक्लूड हैं, साथ ही साथ बेल्ट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर हम प्राइस रेंज की बात करें तो कफलिंग्स की प्राइस रेंज 500 रुपये रखी गई है और वॉलेट्स की प्राइस रेंज 800 रुपये रखी गई है और साथ ही जो प्योर लेदर बेल्ट्स हैं वो भी आपको 800 रुपये की रेंज में लोम्बार्ड के सभी आउटलेट्स पर मिलेगी। फ्यूचर ग्रुप अगले 5 साल में अपने टेक्सटाइल सेगमेंट को मजबूत करने के लिए ब्रांड लोम्बार्ड को देश भर के करीब 750 मल्टी ब्रांड स्टोर्स और करीब 500 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स पर बेचेगा। कंपनी का इरादा इस नए सेगमेंट में इस दौरान 500 करोड़ का टर्नओवर हासिल करने का है। दीपाली नंदा, दिल्ली। मई का महीना ऑटो कंपनियों के लिए बेहद खराब रहा है। इस दौरान करीब सभी कंपनियों की बिक्री घटी है। इस बदले हालात से निपटने के लिए कंपनियां अब नई रणनीति पर काम कर रही है। मारुति ने इन्वेंट्री को कम करने के लिए उत्पादन घटा दिया है और बिक्री को रफ्तार देने के लिए कंपनी बोनस और डिस्काउंट दे रही है। मारुति अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी स्विफ्ट और डिजायर पर 20,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस दे रही है। स्विफ्ट और डिजायर पर कंपनी 15,000 का लॉयल्टी बोनस भी दे रही है। दरअसल तमाम कोशिशों के बावजूद कंपनी की बिक्री बढ़ नहीं रही है। इसके पहले भी कंपनी ने इन्वेंट्री को कम करने के लिए अपना प्लांट बंद रखा था। और सर्वाइकल कैंसर को आसानी से टेस्ट करने का तरीका अपनाया मुंबई के टाटा अस्पताल ने। क्या है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की एक खास मुहिम, देखिए आगे। किचन में इस्तेमाल होने वाले सिरके का और क्या उपयोग हो सकता है? टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने मुंबई के उपनगरीय इलाकों में रहने वाली महिलाओं के ऊपर सर्वाइकल कैंसर के महंगे टेस्ट पैप स्मीयर के बदले सिरका टेस्ट करके इस कैंसर का पता लगाया और इस सस्ते टेस्ट से 1.5 लाख महिलाओं के ग्रुप में कैंसर से होने वाली मौतों में 31% की कमी आई। सर्वाइकल कैंसर
कैंसर से महिलाओं की मौत का सबसे बड़ा विलेन। पर्याप्त जानकारी नहीं होने और समय पर इसका पता नहीं चलने से कई महिलाओं की मौत हो जाती है। फिलहाल सर्वाइकल कैंसर का पता लगाने में भी बहुत खर्च आता है, लेकिन इसका सस्ता विकल्प भी मौजूद है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने मुंबई की 1.5 लाख महिलाओं को 2 ग्रुप में बांटकर एक प्रयोग किया। इसमें एक ग्रुप पर सिरका टेस्ट किया गया। इस टेस्ट में सिरके की मदद से आसानी से सर्वाइकल कैंसर का पता लग सकता है। हॉस्पिटल के मुताबिक ये टेस्ट पेप स्मीयर टेस्ट से करीब 12 गुना सस्ता है और इसके परिणाम भी काफी सटीक हैं। पैप स्मीयर सपोजिंग एसिटिक एसिड टेस्ट 1 रुपये जितना कॉस्ट है, पैप स्मीयर की 12 रुपये की कॉस्ट होगी। और कॉस्ट ही नहीं, हमको बहुत हाई लेवल डॉक्टर्स, टेक्नोलॉजिस्ट स्मीयर लेने के लिए, स्मीयर इंटरप्रेट करने के लिए माइक्रोस्कोप के अंदर उनको देखना पड़ता है। दैट ऑल इज अवॉइडेड बाय दिस लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी। इस सिरका टेस्ट के लिए स्पेशलाइज्ड लेबोरेटरी की जरूरत नहीं है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के लिए ये टेस्ट 10वीं पास हेल्थ वर्करों ने मुंबई के अंधेरी, मलाड, बोरीवली और कांदीवली जैसे 20 इलाकों में किया। इन हेल्थ वर्करों को 1 महीने की ट्रेनिंग दी गई थी। टेस्ट में पॉजिटिव पाई गई महिलाओं का हॉस्पिटल में मुफ्त में इलाज भी किया गया। उनको इंटेंसिव ट्रेनिंग दी फॉर 4 वीक्स, 1 महीना भर उनको वो हमारे साथ थे और वो ट्रेन हो रहे थे। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि डॉक्टर्स ये टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं, उनको उसका साइंटिफिक बेस एक्सप्लेन किया गया और फिर हम हमारे ऑब्जर्वेशन के अंडर उन्होंने जांच की महिलाओं की और उसके बाद ही उनको एरिया में हमने भेजा। हालांकि सर्वाइकल कैंसर का पता लगाने के लिए सिरका टेस्ट नई बात नहीं है, लेकिन टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने अपनी स्टडी में ये दिखाया है कि अगर इस सस्ते टेस्ट को सही तरीके से लागू किया जाए तो सालाना देश में 22,000 महिलाओं को और पूरे विश्व में 72,000 महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाया जा सकता है। महाराष्ट्र सरकार हेल्थ वर्करों को ट्रेनिंग देकर इसे पूरे प्रदेश में लागू करेगी। वीरेंद्र व्यास, मुंबई। और खूबसूरत लगना हर किसी की चाहत है, लेकिन ये बहुत बड़ा कारोबार भी है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में ब्यूटी बिजनेस करीब 6 अरब डॉलर का है और इसी कारोबार का एक नमूना दिखा मुंबई के खास एक्सपो। पहले से ही फैब महिलाओं को और फैबुलस बनाने के लिए ग्लोबल वेंचर मीडियाज ने फैबुलस मी 2013 रखा। मुंबई के कफ परेड के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में लगे इस एक्सपो ने महिलाओं को ब्यूटी प्रोडक्ट से लेकर ट्रीटमेंट, स्पा थेरेपीज, हेल्थ और वेलनेस प्रोडक्ट्स जैसी कई सारी चीजें एक्सपीरियंस करने का मौका दिया। एक्सपो 3 एरियाज में बांटा गया। पैम्पर मी एरिया, एक्टिविटी एरिया और खरीदारी के लिए खास बाजार। पैम्पर मी एरिया में महिलाओं को कई सारी मुफ्त ब्यूटी और स्पा ट्रीटमेंट्स आजमाने का मौका मिला। एक्टिविटी एरिया में फिटनेस और डांसिंग जैसी कई एक्टिविटीज थी और महिलाओं की सबसे फेवरेट चीज शॉपिंग का भी पूरा बंदोबस्त था। मजे की बात यह है कि इन सभी चीजों को एक्सपीरियंस करने की एंट्री फीस महज 300 रुपए थी। बच्चों का प्रेशर, घर का प्रेशर, काम का प्रेशर, अरे कितने सारे प्रेशर्स हैंडल करती है आप। एटलीस्ट संडे के दिन आपको फैब्यूलस लगने की और फैब्यूलस फील करने की ज़रूरत है। इसी को ध्यान में रखिए फैब्यूलस मी एक्सपो 2013 में बहुत सारे ट्रीटमेंट्स ऑप्शंस, पैम्परिंग ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है जिसे आप एकदम फैब्यूलस फील कर सकोगे। कई जाने माने फैशन बुटीक्स चलाने वालों ने भी यहाँ स्टॉल्स लगाए। रिनाउंड और पॉपुलर ब्रांड्स जैसे तलवलकर्स, 4 फाउंटेन स्पा, फेसेस और थाई स्पा, बेयरफुट, गॉर्जियस स्किन क्लिनिक, मोका भी यहाँ मौजूद थे। महिलाओं ने भी इस मौके का पूरा फायदा उठाया। मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ, मुझे बहुत ही मजा आ रहा है और स्पेशली बच्चों और हस्बैंड को छोड़ के आ रही हूँ, वो सबसे बड़ा फैबुलस है मेरे लिए। जो पैम्पर एरिया, वुमेन गो क्रेजी अबाउट दिस एंड जो कलेक्शंस ऑल ओवर द स्टॉल्स वी कैन सी इट इज लाइक अमेजिंग। हम लोग ने फुट मसाज किया, अभी हेयर कट कर रहे हैं। The spa therapy is really good over here and the aroma also we tried, that is equally good. We're enjoying massage and haircut के लिए I'm waiting and lots of things to shop. वुमेन पूरी तरह से एक पूरा दिन निकाल सकते हैं, वैसा एक इवेंट या प्लेटफॉर्म नहीं था। इस पूरे आयोजन को फिकी की महिला विंग, फिकी फ्लो और इंडियन मर्चेंट चेंबर्स की महिला विंग का सपोर्ट था। शिबानी गरत, मुंबई। और आवाज एट 9 में फिलहाल इतना ही। मैं दीजिए इजाजत। नमस्कार।